देखो, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इंडिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो ये बड़ी बॉडी ऑन फ्रेम वाली डी सेगमेंट एसयूवीज खरीदते तो हैं, लेकिन इनसे कभी भी एडवेंचर और ऑफ रोडिंग नहीं करते। ज्यादातर लोगों के इनको खरीदने के मेजरली दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक तो बड़ी रोड प्रेजेंस और बड़ा इंटीरियर स्पेस। लेकिन सिर्फ इन दो बाइंग क्राइटेरिया के चक्कर में वो एक ऐसी गाड़ी खरीद बैठते हैं जिसकी ना तो राइड क्वालिटी अच्छी होती है, ना हैंडलिंग उतनी अच्छी होती है, फ्यूल माइलेज भी ऐसी गाड़ियां कम देती हैं और इनकी मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है। यानी कि कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी इनके कस्टमर्स को इन गाड़ियों के साथ झेलने पड़ते हैं। लेकिन अब सिएरा आने के बाद मेरे हिसाब से बड़ी एसयूवीज लेने वालों के पास मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि मेरे हिसाब से सिएरा गिव्स यू द बिग एसयूवी एक्सपीरियंस विदाउट बिग एसयूवी ड्रॉबैक्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भला? वेल, इसके पीछे 3 से 4 बड़े रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट इसका डिजाइन और साइज ही है। देखो, बड़ी डी सेगमेंट वाली बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवीज लेने का सबसे बड़ा रीजन इंडिया के अंदर बड़ी रोड प्रेजेंस होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, और वो रोड प्रेजेंस आती है इनके साइज की वजह से। लेकिन इस साइज में जरूरी नहीं है कि लेंथ भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि ऐसे तो मेरी सेडान भी काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन वो बड़ी नहीं दिखाई देती है रोड पे। बढ़िया रोड प्रेजेंस निकल कर आती है गाड़ी की हाइट, विड्थ और उसके डिजाइन से। और सिएरा का डिजाइन एकदम बॉक्सी और बुच रखा गया है, कोई भी ऑर्गेनिक शेप की चीजें इसके अंदर नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल शेप के हैं, चाहे फिर वो लाइट्स हो या फिर टेल लाइट्स हो, सब कुछ, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफी लंबे टाइम तक पुरानी नहीं लगेगी। और उसके साथ ही जो इसका विजुअल वॉल्यूम है वो भी बहुत बड़ा निकल कर आता है इसकी विड्थ और हाइट की वजह से, क्योंकि जो इस गाड़ी की विड्थ और हाइट है ना, वो दोनों ही अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा है। और अगर मैं इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों की एवरेज हाइट निकालूं तो सभी सी सेगमेंट एसयूवीज की जो एवरेज हाइट है वो निकल कर आती है 1650 mm, जो कि सिएरा की 1715 mm की हाइट से काफी कम है। यानी कि सी सेगमेंट एसयूवीज की एवरेज हाइट से इसकी हाइट ठीक ठाक ज्यादा है, एंड एक्चुअली इतनी ज्यादा है कि हाइट के मामले में सिएरा डी सेगमेंट वाली टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाती है। इस गाड़ी की सिर्फ रूफ की हाइट ही ज्यादा नहीं है, ये गाड़ी पूरी ओवरऑल ही काफी ज्यादा ऊंची है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो भी काफी ज्यादा ऊंचा बैठता है। इसकी स्टीयरिंग पोजीशन इतनी ज्यादा हाई है कि जब आप स्टीयरिंग व्हील पर बैठ के इस गाड़ी को चलाते हो तो ऐसा फील होता है कि आप सिएरा से काफी बड़ी एसयूवी चला रहे हो, क्योंकि आपके आसपास की जो गाड़ियां हैं ना, ज्यादातर गाड़ियां वो आपसे नीचे होती है। लेकिन अगर मैं लेंथ के मामले में बात करूं तो ये गाड़ी डी सेगमेंट वाली एसयूवीज के मुकाबले थोड़ी सी पीछे दिखाई देगी आपको, और ये इसका कोई वीक लिंक नहीं है बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डी सेगमेंट वाली एसयूवीज के मुकाबले। सी विड्थ और हाइट में अगर गाड़ी बड़ी होती है ना तो उससे गाड़ी बाहर से काफी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन उससे मनूवरेबिलिटी पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है गाड़ी की। लेकिन अगर गाड़ी की लेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी वजह से पार्किंग ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये दिक्कत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरी सोसाइटी के अंदर आप सिर्फ पैरेलल पार्क ही कर सकते हो, और ऐसे में अगर आगे और पीछे वाली गाड़ियों ने ठीक से कैलकुलेट करके पार्किंग नहीं करी तो आपकी बड़ी गाड़ी के लिए जगह नहीं मिलेगी। और ये मेरे साथ ज़्यादातर तब होता है जब मैं मीडिया फ्लीट की कोई बड़ी गाड़ी मंगा लेता हूँ। लेकिन सिएरा के साथ मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सिएरा की जो लेंथ है वो एकदम सही रखी गई है। वैसे तो ये ज़्यादातर सी सेगमेंट एसयूवी से लंबी है, लेकिन डी सेगमेंट वाली एसयूवी से थोड़ी सी छोटी है, जिसकी वजह से इसकी मनूवरेबिलिटी टॉप नॉच है। लेकिन डी सेगमेंट वाली एसयूवी से थोड़ी सी छोटी होने के बावजूद भी इस गाड़ी का जो रियर सीटिंग स्पेस है वो कई डी सेगमेंट एसयूवी से आपको ज़्यादा फील होगा। और इस इतने ज़्यादा इंटीरियर स्पेस को टाटा अचीव कर पाई है इसके बेस्ट इन सेगमेंट व्हील बेस टू लेंथ रेशियो के साथ। यानी कि इस गाड़ी के फ्रंट और बैक के व्हील्स इस गाड़ी के अगले और पिछले एक्सट्रीम एंड्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, और इसी वजह से ये गाड़ी अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लंबी ना होते हुए भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। एक्चुअली इतनी बड़ी है कि ये कई सारी डी सेगमेंट एसयूवी से भी ज़्यादा बड़ी फील होती है, जैसा मैंने अभी आपको बोला। तो मैंने अभी इसको अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे सेट कर लिया है, और उसके बाद आप यहाँ पर लेग रूम देखो भाई, इतना ज़्यादा नी रूम मिल रहा है, इतना अच्छा आपको लेग रूम मिल रहा है, और इतना अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है। इस सीट का अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत बड़ा है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको ना रिक्लाइन एंगल भी अच्छा मिल जाता है। मतलब ये जो स्पेस है ना, ये बहुत ही बड़ा फील होगा आपको। मतलब ऐसा लगेगा कि आप इस सेगमेंट की एसयूवी में बैठे ही नहीं हो। जब मैंने लास्ट टाइम इस गाड़ी का रिव्यू करा था तो इसके बाद जब मैं बाकी गाड़ियों के अंदर बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना छोटी गाड़ियों में बैठा हूँ। मैं इसी सेगमेंट की कार की बात कर रहा हूँ। वो गाड़ियाँ छोटी नहीं है अपने सेगमेंट के हिसाब से, ये एक्चुअली अपने सेगमेंट के हिसाब से बड़ी कार है। सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर के पीछे ही नहीं, बल्कि सेंटर टनल और रियर सीट के बीच में भी इस कार में बहुत ज़्यादा लेग रूम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो सेकंड रो का गैंगवे स्पेस है वो लगभग 316 mm का है, यानी कि 1 फुट से भी थोड़ा सा बड़ा। लेकिन अगर सेंटर में पैसेंजर को कंफर्टेबली बैठाना है तो सिर्फ लेग रूम बड़ा देने से काम नहीं चलता है। सेंटर रो से हम भी निकालना पड़ेगा, तभी बीच वाला पैसेंजर आराम से बैठ पाएगा, वरना उसके घुटने उसके मुंह की तरफ आएंगे। और टाटा ने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि सिएरा की जो सेंटर टनल है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, बिल्कुल ही ना के बराबर हम्प इसके अंदर आपको दिखाई देगा। लेकिन वेट का क्या,
अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जो बड़ी एसयूवीज होती हैं उनमें तो 3 एडल्ट्स आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन सी सेगमेंट में आने वाली 80 से 90% एसयूवीज में पीछे 3 एडल्ट्स बैठ ही नहीं सकते आराम से। उनके कंधे बहुत ज्यादा टकराते हैं और हाथ वगैरह एडजस्ट करने पड़ते हैं लोगों को, तब जाके वो बैठ पाते हैं। उस चीज की चिंता भी आपको सिएरा के साथ करने की जरूरत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन टाटा ने दिया है। देखो ये गाड़ी ना काफी ज्यादा वाइड है, इसकी अगर बाहर से विड्थ देखोगे तो ये 1841 mm की है, जो कि सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा है। और इसकी वजह से जो गाड़ी के अंदर शोल्डर स्पेस निकल कर आता है, उसकी वजह से गाड़ी की रेयर सीट पर 3 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। टाटा का कहना है कि उनकी सिएरा के अंदर जो रेयर सीटिंग स्पेस में शोल्डर स्पेस निकल कर आता है वो है 1415 mm का। अब ये कितना ज्यादा इंप्रेसिव है आप इस बात को इससे समझिए कि जो एवरेज इंडियन मेल की शोल्डर विड्थ होती है ना, वो 400 से 500 mm के आसपास होती है। यानी कि इस गाड़ी की रेयर सीट्स पर ज्यादातर एडल्ट्स के जो कंधे हैं वो नहीं टकराएंगे। स्पेशली अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं टकराएंगे, क्योंकि फैमिली में मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं और फीमेल्स की जो विड्थ होती है वो थोड़ी सी कम होती है, जिसकी वजह से पीछे की जो सीट्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस लगेंगी फैमिली के साथ ट्रैवल करने पर। अच्छा, गाड़ी की बड़ी डायमेंशंस का फायदा सिर्फ रेयर सीट्स पे ही नहीं मिलता है, बल्कि इसके बूट स्पेस में भी मिलता है। इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो 622 लीटर का है, जो कि अपने पूरे सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस नंबर को अचीव करने के लिए इसका बूट बिल्कुल सीधा रखा गया है। बिल्कुल सीधे बूट ग्लास से इस गाड़ी को रेयर में अच्छे लुक्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ इसकी वजह से इस गाड़ी के बूट में आप बड़ा बड़ा सामान भी आराम से रख सकते हो, जो कि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के अंदर रखना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इस सेगमेंट के अंदर ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों का जो बूट ग्लास है वो इंक्लाइंड है थोड़ा सा, जिसकी वजह से इस तरीके का सामान बाकी गाड़ियों के बूट में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, ये गाड़ी बड़ी होने के साथ साथ काफी ज्यादा लग्जूरियस फील भी देती है अंदर से। इसमें कर्टन स्टैंडर्ड मिलते हैं, यानी कि बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं, जो कि मैंने इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के अंदर नहीं देखे। आपको आगे और पीछे हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलते हैं और फ्रंट सीट के रेयर में भी सेम लेदरेट मटेरियल का यूज किया गया है और अच्छी खासी कुशनिंग भी है इसके अंदर, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने की कंडीशन में ये कुशनिंग बैक आपके घुटनों को बचाएंगे। एक और चीज ऐसी है जिसके बारे में मैं यूजुअली बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन इस गाड़ी में स्पेशली बात करूंगा, और वो है इसकी सनरूफ। सनरूफ है ना, वो पीछे तक जाती है। अब ऐसा लग सकता है कि भाई क्या लॉजिक है इसका, डिग्गी के अंदर कौन बैठ के सनरूफ देख रहा है, लेकिन लॉजिक है, क्योंकि ना हम इस तरीके से देखते हैं, मतलब जब हम देखते हैं तो हमारी साइड सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड, इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके। देखो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आंखों का व्यूइंग एंगल होता है ना, वो सीधा सीधा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। हम हॉरिजॉन्टली 220 डिग्री तक देख सकते हैं और वर्टिकली 150 डिग्री तक। यानी कि अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यहीं तक का दिखाई नहीं देगा, बल्कि पीछे तक का भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। यानी कि इस एसयूवी के अंदर आपको अनक्लटर्ड व्यू मिलेगा बाहर का। वहीं बाकी एसयूवीज के अंदर पीछे का जो व्यू होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि उनकी सनरूफ यहीं तक आकर रुक जाती है। यानी कि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ भी जो डिजाइन है ना, वो काफी ज्यादा ह्यूमन है। तो इतनी सारी जानकारी लेने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने शुरुआत में बोला था कि ये मिड साइज एसयूवी बड़ी एसयूवीज का एक अच्छा अल्टरनेटिव है। लेकिन सिर्फ इतनी बातें सेटिस्फैक्टरी दिखाई नहीं देती है। अभी भी एक बड़ा सवाल ये बनता है कि आप अपने बड़े डी सेगमेंट वाले एसयूवी के सपने को छोड़कर इस पर आओगे क्यों? चलो लेंथ वाला इशू मान लिया, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ी गाड़ी खड़ी करने की जगह है तो फिर आप सिएरा क्यों लोगे? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला है सस्पेंशन। देखो जो ऊंची बॉडी ऑन फ्रेम वाली एसयूवीज होती है ना, वो एक बीमारी से जूझती है जिसको कहते हैं बॉडी मोशन। अगर आप इस तरीके की एसयूवीज में बैठे होगे तो आपको पता होगा कि सीधे रोड पर भी गाड़ियां झूलती सी रहती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके रेयर में आते हैं सॉलिड एक्सल, यानी कि दोनों पहिए सिर्फ एक ही एक्सल से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक तरफ का पहिया गड्ढे में जाता है या फिर थोड़ी बहुत अंडुलेशन भी वो फील करता है, तो वो अंडुलेशन दूसरी तरफ के पहिए में भी ट्रांसफर हो जाती है और अल्टीमेटली बॉडी में आपको फील होती है। वहीं सिएरा दूसरी तरफ ऊंची और बड़ी जरूर है, लेकिन एक मोनोकॉक एसयूवी है और इसीलिए इसके रेयर में ट्विस्ट बीम वाले सेमी इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर कोई भी फालतू का मोशन ट्रांसलेट नहीं होता है। यानी कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है कंफर्टेबल राइड। लेकिन टाटा यहीं पर नहीं रुकी। इस गाड़ी की राइड को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए टाटा ने इस गाड़ी के सस्पेंशन में दिए हैं FDD, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर, जो डैम्पिंग फोर्स को रियल टाइम में एडजस्ट करते हैं। जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी आती है तो डैम्पिंग फोर्स कम हो जाती है, यानी कि गड्ढे वगैरह आते हैं तो सस्पेंशन अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब गाड़ी स्मूथ रोड पे चल रही होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होती है, तब डैम्पर्स की फोर्स बढ़ जाती है ताकि आपको गाड़ी के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा मिले, जो कि अगेन बॉडी ऑन फ्रेम वाली गाड़ियों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी बताया था कि इस गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है ना, वो तारीफे काबिल है कंसीडरिंग इस गाड़ी का साइज और हाइट। अगली मैकेनिकल एडवांटेज इस गाड़ी को मिलती है एफिशिएंसी में। ये जो बॉडी ऑन फ्रेम वाली एसयूवीज होती है ना, इनके रेयर व्हील ड्राइव या फिर 4 व्हील ड्राइव सिस्टम को चलाने के लिए 2 एडिशनल पार्ट ऐड हो जाते हैं, एक तो ड्राइव शाफ्ट और एक रेयर डिफरेंशियल, जिसकी वजह से 2 से 5% का एडिशनल पावर ट्रेन लॉस होता है, यानी कि जिसकी वजह से इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे गाड़ी की माइलेज और पावर दोनों में ड्रॉप देखने को मिलता है। और ये दिक्कत ऑब्वियसली सिएरा के साथ नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है और ये गाड़ी हल्की भी है, जिसकी वजह से इसका जो 1.5 लीटर का GDI इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट फील होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये गाड़ी
जो टॉप टीयर डी सेगमेंट वाली एसयूवी आ रही है जो 200 हॉर्स पावर बना रही हैं, उतना ही फास्ट फील होता है। एक और चीज़ जो मैं सिएरा के बारे में ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि सिएरा वाले सेगमेंट के अंदर कोई और नहीं कर रहा, वो है GDI इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर देना। इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ 1.5 लीटर GDI इंजन के साथ आती हैं, उनके अंदर DCT ट्रांसमिशन मिलता है। अब DCT गियरबॉक्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि ये फास्ट तो होता है, लेकिन ये ना बहुत लंबे टाइम तक डिपेंडेबल नहीं रहते हैं। खासकर जो ट्राई क्लच DCTs होते हैं, ये ओवर हीट करते हैं, और जब रिपेयर का टाइम आता है तो इनकी रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर ये रिपेयर नहीं हो पाते हैं। वहीं टाटा की सिएरा में आपको मिल रहा है प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर, जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस गाड़ी के साथ। फिर चाहे आप इस गाड़ी का डीजल इंजन लो या फिर पेट्रोल GDI, आपको टॉर्क कन्वर्टर ही मिलेगा इस गाड़ी के साथ, जो कि अगेन एक बेटर चॉइस है, कंसीडरिंग ये गाड़ी एक SUV है। लोग इसको पहाड़ों पर भी लेके जाएंगे, दूर दूर ट्रेवल करेंगे, और SUVs का वजन भी ज़्यादा होता है, तो टाटा ने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल चॉइस ली है टॉर्क कन्वर्टर देकर। तो यही है वो सारे रीजंस जिनकी वजह से मेरे हिसाब से सिएरा मासेस के बीच एक अच्छा ऑप्शन बनती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक बड़ी SUV लेना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार भी छोड़ के जाइए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।